आज तक ऐसा कोई अमीर पैदा नहीं हुआ जो कानून का मालिक बन सके। रुक जाओ, कानून को अपने हाथ में मत लो। मैं भारत सरकार का सिपाही हूँ, जिसे ये हक दिया गया है कि जो कोई कानून की लकीर पर पांव रखे वो पांव काटकर फेंक दूं। जज साहब, मुकदमा सबूतों और गवाहों से लड़ा जाता है, भाषणबाजियों, नौटंकी और तमाशों से नहीं। कानून, इंसाफ, सबूत, इन्हीं को मद्देनजर रखते हुए आज का ये एपिसोड तैयार किया है। द क्विंट पर उर्दू नामा का एक और शानदार एपिसोड शुरू हो चुका है। मैं हूं फबीहा सैयद। आज कॉन्स्टिट्यूशन डे स्पेशल पॉडकास्ट बनाया है आपके लिए, इसीलिए हम कानून पे बात करेंगे। कानून यानी रूल, ऑर्डिनेंस। कानून की जमा यानी प्लूरल इस कवानीन, विच मीन्स रूल्स, ऑर्डिनेंसेस। कानून और सियासत का क्योंकि चोली दामन का साथ है, इसीलिए आपको ये भी इत्तला देती चलूं कि क्विंट का एक ब्रांड न्यू पॉडकास्ट शो है। इस पॉडकास्ट में आपको सियासत से जुड़े किस्से मिलेंगे। मिसाल के तौर पे, क्या आपको पता था कि हमारे देश के प्रेसिडेंट के.आर. नारायणन को जब एक लड़की से प्यार हुआ जो इंडियन नहीं थी, तो उनकी शादी के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश का कानून बदला था। ताज्जुब होता है ना? ऐसे ही कई पॉलिटिकल किस्से और कहानियां लेकर आ रहे हैं क्विंट हिंदी के उपेंद्र हमारे नए शो सियासत में। क्विंट के यूट्यूब चैनल पे आपको ये पॉडकास्ट मिल जाएगा और दूसरी किसी भी पॉडकास्ट ऐप पे इसे सुनना मत भूलिएगा। नाउ, इस इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बाद कमिंग बैक टू कानून एंड पोएट्री। शुरुआत करते हैं रईस अमरोहवी की किता से। किता क्या है ये तो आपको मालूम ही होगा, नहीं पता? ओके, सो किता मीन्स अ फॉर्म ऑफ पोएट्री जिसमें एटलीस्ट 4 लाइनें होती हैं। थॉट कंटिन्यूस होता है, अनलाइक गजल जिसमें हर शेर जो 2 लाइनों का होता है उसका अलग मतलब होता है। सो रईस अमरोहवी की जो किता है वो अब आपको हम पढ़ के सुनाएंगे। लिखते हैं, जो अपने कौल को कानून समझें, जो अपने कौल को कानून समझें, वो कायल हो नहीं सकते अबद तक। कौल यानी अटरेंसेस, सेड वर्ड्स। कायल यानी अग्री करना। अबद का मतलब होता है इटर्निटी, यानी वो लोग जो अपने कौल को, अपनी कही हुई बात को ही कानून समझते हैं, वो कयामत तक भी अपने अलावा किसी दूसरे की बात के कायल हो ही नहीं सकते हैं, किसी से अग्री ही नहीं करेंगे। जो अपने कौल को कानून समझें, वो कायल हो नहीं सकते अबद तक। बहुत से लोग याराने वतन हैं, मुहक्किक हैं मगर हुक्के की हद तक। बहुत सारा एपिग्लॉटिस काम कर गया ना इसमें। याराने वतन यानी फ्रेंड्स ऑफ कंट्री। मुहक्किक, अ लर्नेड पर्सन, अ फिलोसोफर, एन एक्सपर्ट इन समथिंग। फ्रेंड्स ऑफ अ कंट्री कौन होता है? जो मुल्क की बाहाली में आगे से आगे बढ़कर काम करे, उसकी प्रोग्रेस की फिक्रात में वो डूबा रहे। बट शायर कहता है कि वो लोग जो याराने वतन खुद को समझते हैं, मुहक्किक हैं मगर हुक्के की हद तक, वो लोग एक्सपर्ट्स हैं, बहुत ही पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन अपने ऐश को समझने की हद तक। तो इस कथा को शायद इस तरह समझ सकते हैं कि शायर ऐसे लोगों की बात कर रहा है जो अपनी कही हुई बात या अपने ओपिनियंस को ही सब कुछ मानते हैं। ऐसी खुद शनासी है उनके अंदर कि उनका कौल उनके हिसाब से कानून बन जाता है। और कहने को तो ऐसे लोग भले ही खुद को बेहतर सिटीजन्स मानते हों, लेकिन सच तो ये है कि वो अपने ऐश और इशरत की हद तक ही वोक हैं। अब आपके लिए पढ़ते हैं एक नज्म जिसका नाम है एनार्किज्म। यस, अंग्रेजी नाम है लेकिन उर्दू में ये नज्म है। इसे लिखा है होश जौनपुरी ने। एनार्किज्म नज्म पढ़ने से पहले जो ये लफ्ज है एनार्किज्म, इसे समझ लेते हैं। एनार्की इन पॉपुलर कल्चर इज रेफर्ड टू एज लॉलेसनेस। ये इस लफ्ज के लिटरल मायने नहीं है। एनार्किज्म एक ग्रीक वर्ड अनार्किया से बना है, विच मीन्स रूलरलेस, विदाउट रूलर्स और एनी अथॉरिटी। रूलर्स ही कानून बनाते हैं। हर मुल्क को चलाने वाली कोई ना कोई एस्टैब्लिशमेंट तो होती है और वो अपने बनाए हुए कानून की मदद से ही कंट्री चलाते हैं। सो इन अ वे इट्स ट्रू कि जब कानून को लागू करने वाला कोई नहीं होगा तो लॉ एंड ऑर्डर फिर कैसे मेंटेन किया जाएगा। इसीलिए लॉलेसनेस एनार्की का लिटरल मीनिंग नहीं है, इम्प्लाइड मीनिंग हो सकता है। नाउ
होश जौनपुरी की जो नज्म है एनार्किज्म, उसे अब पढ़ेंगे, जिसमें वो इशारा दे रहे हैं एक नेचुरल सिलेक्शन की तरफ कि अगर लॉलेसनेस होगी तो कौन इंसान कितना ताकतवर है ये तय कर लिया जा सकता है। डार्विन की एवोल्यूशनरी थियोरी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट शायद इस नज्म का रेफरेंस पॉइंट बन सकता है। पहले बिना रुके नज्म पढ़ देती हूँ, उसके बाद इस पर तबसरा होगा, ठीक है। गैर फितरी तहफ्फुज़ की मजबूरियां आदमी आज कीड़े मकोड़े की मानंद फिर रेंगने लग गया, जिनमें जीने की कुछ अहलियत ही नहीं। वो भी जिंदा हैं और जिंदा रहने के हकदार लोगों का हक खा रहे हैं। बोझ धरती के सीने का बढ़ता चला जा रहा है। उठा दो ये सारे कवानीन, बेजा जमीनों को आजाद कर दो। उसूले अजल और कानून फितरत जमी पर अजल ही की मानंद चल जाएगा। जिंदा रहने की ताकत, तमन्ना, इरादा सही जिनमें होगी वो जिंदा रहेंगे, बाकी नाकारा मर जाएंगे। बोझ धरती के सीने का टल जाएगा और फिर साफ सुथरी नई खूबसूरत सी दुनिया उभर आएगी। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की एक तरह से यहाँ बात हो रही है। शायर नेचुरल सिलेक्शन की देखिए कैसे बात कर रहा है। वो कहता है कि हम गैर फितरी तरह से सोचने के आदी हो चुके हैं। गैर फितरी यानी अननेचुरल, कि अननेचुरल तरीकों से जो आज की सोसाइटी हम जी रहे हैं, उसे ये हो रहा है कि अपने ऑथेंटिक सेल्फ को हम एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। कीड़े मकोड़े की तरह रेंग रहे हैं, जिनमें जीने की कोई अहलियत यानी एबिलिटी नहीं होती है। फिर शायर कहता है कि उठा दो सारे कानून, बेजा जमीनों को आजाद कर दो। फिर क्या होगा? फिर कानून फितरत यानी लॉ ऑफ नेचर ही जमीन पर अजल, इटर्निटी के मानंद, इटर्निटी के जैसे चल जाएगा। और जिन लोगों में जिंदा रहने की ताकत होगी वो जिंदा रहेंगे, नाकारा कमजोर मर जाएंगे। धरती के सीने पे जो ऐसे लोगों का बोझ है, जिनमें जीने की अहलियत ही नहीं है, वो बोझ टल जाएगा और साफ सुथरी नई खूबसूरत सी दुनिया फिर उभर आएगी। और एक लाइन में अगर इस नज्म को हम समझना चाहें तो शायद ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ मरमर के जीने पर कमेंट है। हम समाज के बनाए हुए कानून पर अमल करते हैं कि अपनी नेचुरल सेल्फ, ऑथेंटिक सेल्फ भूल जाते हैं। खुद से ऑनेस्ट रहेंगे तो शायद खुश रहेंगे, और यही एहसास हमें ताकतवर बनाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। ज़ाती लेवल पर अगर समझेंगे तो बेहतर रहेगा। एग्जाम्पल देकर इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जो कानून हम खुद के लिए बना लेते हैं, खुद पे मुसल्लत कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल पीपल प्लीजिंग, खुद को ही गैसलाइट करते हैं, कन्फ्रंटेशन अवॉइड करते हैं इन ऑर्डर टू मेंटेन पीस। और जब हम ऐसी चीज़ें कर बैठते हैं ना कि दूसरों की मूड, रवैयों की जिम्मेदारी खुद पे ले लेते हैं, which are not even serving us, then that is, according to the शायर, are गैर फितरी तहफ्फुज़, things that we have learned that are unnatural. So man is a social animal. तो ये गैर फितरी तहफ्फुज़ हमें कई चीज़ों से बचा भी लेता है। सिर्फ अपनी नेचुरल इंस्टिंक्ट्स अगर फॉलो करते रहे तो समाज के इंस्टीट्यूशंस भी बिखर जाएंगे। मजहब, मैरिज, फैमिली, दूसरे कई रिश्ते। इसे मैं केमिस्ट्री से एक एग्जाम्पल आपको देकर समझाऊंगी। एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स ही बॉन्ड्स बनाते हैं ना, कोवलेंट, आयनिक और मेटालिक बॉन्ड्स दूसरे एलिमेंट्स के साथ। तो लॉ ऑफ नेचर की अगर हम बात करें तो बॉन्डिंग क्यों होती है? टू ब्रिंग स्टेबिलिटी। इंसान अपना बॉन्ड किससे बनाता है? दूसरे इंसानों के साथ, जैसे कि एलिमेंट्स दूसरे एलिमेंट्स के साथ बनाते हैं। और कई सारे इंसानों को अगर मिलाकर हम देखें तो समाज बन जाता है। तो सोशल इक्वेशन स्टेबल कैसे होंगी? जब उन्हें ठीक से बैलेंस करेंगे। इंसान और इंसान के बीच में जो बैलेंसिंग एक्ट है वो सही होगा। केमिस्ट्री में भी तो इक्वेशन स्टेबिलिटी के लिए ही बैलेंस की जाती है ना, ये भी लॉ ऑफ नेचर है। सो अ बैलेंसिंग एक्ट इज व्हाट मेक्स अस स्ट्रॉन्गर, एंड दिस इज आल्सो आवर ऑथेंटिक सेल्फ। और जितना हम इस बैलेंसिंग एक्ट को एम्ब्रेस करेंगे, देयरफॉर विल बी स्ट्रॉन्गर एंड फिट टू सर्वाइव। लेकिन ये बैलेंसिंग एक्ट कभी कभी हो नहीं पाता है, क्योंकि इंसान है, इंसान गलतियों का पुतला है, इंसान फ्लॉड बीइंग है। तो अगर कोशिश भी करेंगे तो ऑथेंटिक सेल्फ आड़े आता जाएगा। इंसानी नेचर यू सी, कि अगर तकलीफ होगी तो चीख तो निकलेगी ही। इंसानी नेचर है ये।
फरहत एहसास की एक बहुत ही खूबसूरत नज़्म है जिसका उन्वान है अगर मैं चीखूं। इंसान की बेबसी पर ये एक नज़्म है कि जो क़वानीन हम खुद पर मुसल्लत कर देते हैं कि बस सहते जाएंगे, सब्र ज़ब्त की मिसाल बन जाएंगे और चू नहीं करेंगे, तो ये सेल्फ टॉर्चर हम पर कैसे असर करता है, इस पर ये नज़्म है। बहुत खूबसूरत है, ध्यान से सुनिए। फरहत एहसास लिखते हैं, अगर मैं चीखूं, मैं अपने दिल की तमाम गहराइयों से चीखूं, तो कायनाती निजाम में क्या खलल पड़ेगा? यही के अंधे कुएं से एक बाज गश्त होगी, कहेगी क्यों, तुमको क्या हुआ है, तुम ही बड़े आए हो कहीं के। ये आसमानो ज़मीं, ये सूरज, ये चांद तारे, तमाम माँ बाप, सारे अजदाद, शहर के सब शरीफ ज़ादे, इन्हें भी देखो। ये सब मुसीबत ज़दा मतानत से बुर्दबारी में सह रहे हैं, तुम ही में बर्दाश्त की कमी है। अगर मैं चीखूं तो मेरी आवाज भी मलामत करेगी मुझको। वो सब कहेंगे कि कौन है ये शोर कर रहा है, हमारी नींदें उचाट कर दी। अगर मैं चीखूं तो सारा अमन सुकून, नज्म और नस्क मुझको खिलाफे कानून दुश्मने खल्क कहकर सलीब देगा। मगर ये चीखों भरा हुआ दिल किसी भी लम्हे मुझे कहीं खौफनाक राहों पर डाल देगा, सलाह देगा कि जोर से चीखो कि जिस्म के साथ रूह भी सर्द हो गई तो फिर क्या करोगे। इसीलिए चीखने में बुराई नहीं है, बस पता होना चाहिए कि कब चीखना है और कब रुक जाना है। तो आज का उर्दू नामा यहीं पे ख़त्म करेंगे, लेकिन ख़त्म करने से पहले आपको एक बात बता दूं कि उर्दू नामा के बाकी एपिसोड्स और क्विंट के और ढेर सारे पॉडकास्ट्स अपनी पसंद की पॉडकास्ट ऐप पे आप सुन सकते हैं, या आप हमारे यूट्यूब चैनल पर हमारी पॉडकास्ट्स की जो प्लेलिस्ट्स हैं उनके ज़रिए भी अपने पसंदीदा जो शोज़ हैं उनको सुन सकते हैं, जैसे कि डू आई लाइक इट, न्यूज़ एंड व्यूज़ एंड ऑफकोर्स उर्दू नामा। तो अभी जाइए और उर्दू नामा को ज़रूर फॉलो कर लीजिए। एंड अगर मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो फबीहा सैयद टाइप कीजिए इंस्टाग्राम पे, आपको मैं दिख जाऊंगी। चलें, ख्याल रखिए, अगले हफ्ते मिलते हैं। खुदा हाफिज। आप सुन रहे थे द क्विंट का पॉडकास्ट।